डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हुआ है पंचायती राज एक्ट में, जो पंचायत सब कुछ डिसीजन लेती है, ये भी अलग है, मैं आऊंगा 74th 75th अमेंडमेंट वहां लागू ही नहीं है। तो पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं, न विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं। इनकी शादियों तक में प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है उससे जो नॉन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, जो जम्मू का लोकल पॉपुलेशन है, शादी नहीं करते, क्योंकि जब भी आपने शादी की और आपका पीआरसी गया। जस्ट इमेजिन कि अगर जो ये आज की डेट में 3 लाख लोग हैं, ये 3 लाख लोगों की शादियां भी अपने में ही करनी पड़ती है इनको। अगर इनका मतलब आउट ऑफ द कास्ट जाकर के, या जो इनके ही कास्ट के लोग हैं लेकिन वो जम्मू के हैं, तो उनसे करते हैं इनका पीआरसी चला जाएगा। इस विषय पर भी हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले, जब मोदी जी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और उसकी सिस्टर के बारे में, तो उन्होंने बड़ा, उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं मेरी बहन को सभी वही अधिकार है। मतलब इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा यहाँ का पीआरसी होल्डर है, तुम्हारी बहन का बेटा को पीआरसी दोगे क्या? मोदी ने कहा कि दोनों का अधिकार बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। फारूक उमर अब्दुल्ला की सिस्टर के पास पीआरसी है, क्या उमर अब्दुल्ला की जो भांजा या भांजी होगा उसको आप पीआरसी दोगे क्या? लेकिन आपने शादी अगर कर ली बाहर से, उसने भी बाहर से शादी की, लेकिन आपके बच्चों को वहां पर पीआरसी है। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको था और आपकी बहन को था, यहां दोनों आप बराबर थे, आप दोनों ने अपने स्टेट से बाहर से शादी की। आपकी बहन के बच्चे इस पीआरसी को लूज कर चुके हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है जम्मू एंड कश्मीर में, जो लीडरशिप है उसका एंटी वुमेन माइंडसेट है। मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट में कि किस प्रकार से इन्होंने इस लॉ को तोड़ने की कोशिश की। तो जो वो विषय है, उस विषय को समझने की जरूरत है कि फारूक उमर अब्दुल्ला और उसकी बहन को बराबर का अधिकार नहीं है। दोनों ने अपने स्टेट से बाहर से शादी की और उसके उमर अब्दुल्ला के बच्चों के पास परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन उसकी बहन के बच्चों के पास परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। 2002 में पीआईएल फाइल हुआ वहां जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में। तब तक यह भी नहीं था कि उस महिला जब शादी हुई कि पीआरसी गया। अब पीआरसी के राइट्स क्या है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि परमानेंट रेसिडेंट होने का मतलब क्या है। घर ले सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ये 3 ही विषय याद रखिए तो काफी, और सेटल हो सकते हैं 4 विषय। जब वहां पिटीशन फाइल हुआ कि एक महिला शादी करके बाहर चली गई, कुछ दिनों के बाद उसके पति का देहांत हो गया किसी एक्सीडेंट में। जब वो महिला लौट करके आई तो उस महिला ने कहा भाई मैं तो यहाँ की पीआरसी हूं, मेरा तो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। तो वो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, तुमने बाहर शादी कर ली, तुम्हारा पीआरसी गया। इस विषय पर यह पिटीशन फाइल हुआ और 2002 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार एकदम गलत है, इनके पास पीआरसी है। इस जजमेंट को उलटने के लिए वहां की सरकार ने बिल लगाया कि नहीं, जो उसने शादी की, महिला ने शादी किया, तो उसका पीआरसी गया और वहां के विधानसभा में पास हो गई। लेकिन विधान परिषद में वो बिल डिफीट हो गया, जिसकी वजह से एक कानून नहीं बन पाया। और उसके समर्थन में जो ये इससे पिछली सरकार थी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की सरकार और ये उमर अब्दुल्ला, दोनों ने मिलकर के काम किया। लेकिन एक करगिली शिया मुसलमान ने उसमें वोटिंग के दौरान उसने वोट नहीं दिया, उसने कहा गलत है, तो बाद में उसको पार्टी से भी निकाला। एक साथ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं, फंडामेंटल राइट्स तक नहीं मिल रहा है। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट ब्लर करता है जगह जगह। तो जिनको ये स्थिति, जो सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है इन लोगों के लिए है। दूसरी बात मैंने अभी बताया कि जो सोशल जस्टिस की बात थी, आज पूरे विश्व में सोशल जस्टिस के जस्टिफिकेशन की बात चल रही है कि महिला पुरुष बराबर है, नहीं महिलाओं के विषय पर विस्तृत तरीके से बताया कि महिलाओं को वहां किस तरीके से दबाने की कोशिश है। दूसरी बात, वहां पर आज तक देखिए जो भी रिजर्वेशन बना हुआ है, बहुत लोग रिजर्वेशन के विरोध में बात करते हैं, बहुत लोग समर्थन में बात करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के पीछे जो ऑब्जेक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो ये था कि जो लोअर स्टेटा के लोग हैं वो बराबरी पर आए और ये समाज एक स्वस्थ समाज के रूप में आगे बढ़े। इट शुड मूव फॉरवर्ड एज ए हेल्दी सोसाइटी। इसीलिए हमने एससी रिजर्वेशन दिया। एसटी रिजर्वेशन क्या कि भाई इनके लोग आएंगे, नौकरी करेंगे, शहर में रहेंगे, फिर ये जाएंगे, क्रॉस कनेक्शन होगा। आज तक जम्मू एंड कश्मीर में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये जितने ओबीसी
ओबीसी के लीडर हैं आप जिनको देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में है या नॉर्थ में है, ये कोई बात नहीं करते वहां कि ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं है भाई जम्मू एंड कश्मीर में। दो उनको रिजर्वेशन, क्योंकि जब भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा तो ये जो जम्मू और लद्दाख के लोग हैं उनको नौकरियां ज्यादा मिलने लगेगी। ओबीसी का रिजर्वेशन मतलब उनके हिसाब से कि हिंदुओं को नौकरी वहां मिलनी शुरू हो जाएगी, इस वजह से वो कहते नहीं 370 का डंडा, ओबीसी का रिजर्वेशन हम नहीं मानते। तो मैंने बताया कि इनके दिमाग में महिलाओं के खिलाफ विषय, ओबीसी का रिजर्वेशन ये नहीं देते। आज भी वहां पर आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है पूरे देश में 545 सीट है। आज भी जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो भी आज जो भी हम कानून बनाते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है कि नया कानून आता है, तो ये सब चीजें जो है, जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसका गला घोट दिया गया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, केवल इस एजेंडा से कि अगर हम करेंगे, अगर हम एसटी का रिजर्वेशन हुआ तो कोई गुजर मुसलमान कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, और अगर गुजरों में ये बात फैल गई तो कल को 370 के खिलाफ बात शुरू कर देंगे। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट के जो ठेकेदार हैं इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इसलिए ये इस विषय को दबाते हैं। अभी तक वहां पॉलिटिकल एसटी रिजर्वेशन नहीं है। मैंने बताया ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है और एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। अगर एक और विषय है कि जब हिंदुस्तान में पूरे किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है कि हम या तो कोई ऐसा विषय होगा तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनका केवल एप्लेट जुरिस्डिक्शन है। तो जो वहां के लोग हैं, मान लीजिए 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं, जो 6 डिस्ट्रिक्ट में 370 के साथ रहना चाहते हैं, रेस्ट जितने लोग हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकें। जो लद्दाख के लोग हैं, जो जम्मू के लोग हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, कश्मीर में भी, जो करगिल के लोग हैं, एक करगिली आए थे लास्ट टाइम भाषण दिया, उन्होंने भाषण दिया, अगर आप सुनते, करगिली मुस्लिम, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है वो केवल 6 डिस्ट्रिक्ट को दिखाती है, मीडिया 6 डिस्ट्रिक्ट से आगे जाती नहीं। इस वजह से जो रेमेडीज अवेलेबल है, जो हमको अवेलेबल है, आज यहाँ बैठे हुए हर आदमी को अवेलेबल है, वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी को भी वो अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग वहां पर रूलिंग क्लास है उनको तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन रूलिंग क्लास कितना होता है किसी भी स्टेट में आपको पता है। जेंडर इक्वलिटी की बात मैंने कही, हाँ, हर स्टेट में वुमेन कमीशन है, वुमेन कमीशन का कोई जुरिस्डिक्शन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। अब देखिए क्या क्या इंप्लीकेशन इसका निकाल कर उन्होंने रखा है, जबकि अगर आप इस दोनों सेक्शन को भी देख लें तो वुमेन कमीशन का जुरिस्डिक्शन होने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 370 नहीं कहता कि वुमेन कमीशन का जुरिस्डिक्शन आप हमारे पास मत रखो, लेकिन उनके दिमाग में जो गंदगी है जिस वजह से वो कहते नहीं, ये तो कानून बनाना हमारा अधिकार है, हमने बनाया कि वुमेन कमीशन हमको नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उनको अधिकार दे दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा विषय है जिस वजह से वहां पर जो अभी दुबे जी ने बताया कि 8.5 लोगों ने सिग्नेचर किया, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंच रही है। एक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट आपको गरीब तबके को लोगों को देना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रहा है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट, चूंकि वहां की सरकार को दिक्कत होगी, जब सब लोग पढ़ लेंगे तो सरकार सवाल पूछेगी कि भाई ये कैसे और ये ऐसे कैसे, तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं किया। अब देखिए कि जो हमारा 65 साल में डेवलपमेंट जो हुआ है, एक तो डेवलपमेंट आपको सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर और कमाई और कपड़ों में दिखता होगा, लेकिन एक लेजिस्लेशन का भी डेवलपमेंट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, अभी कुछ दिन पहले लोकपाल एक्ट दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उन्होंने कहा भारत सरकार का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में नहीं लूंगा, मैं एक डिफॉल्ट एक्ट दिया जाऊंगा। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश में, उसमें कश्मीर जानबूझ करके अपने आप को अलग रखता है। जम्मू एंड कश्मीर की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख कि हमें नहीं करने देंगे। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डिफंक्ट कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट को कहा चाहिए नहीं। रिजर्वेशन के बारे में मैंने अभी बताया कि क्या क्या उनकी क्या क्या पॉलिसी है। तो जो भी प्रोग्रेसिव थॉट है
एक देश में इमरजेंसी का प्रोविजन है जो सबको पता होगा 77 में हुआ था, लेकिन एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है, उसका भी वहां प्रोविजन नहीं है, आप नहीं लगा सकते 354 में। इसके बाद करीब 126 ऐसे सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो जिससे लोगों में समानता आएगी, बराबरी की बात हो जाएगी, तो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वहां पर लागू नहीं है। कल को अगर हम कानून बनाते भी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो वहां पर लागू नहीं है। और जो सबसे बड़ा विषय है आज के डेट में, जिस वजह से अगर आप कल भी एक बड़ा सा न्यूज था कि वहां के जितने भी पंचायत के जो हेड हैं वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, 8,000 साढ़े 8,000 पंचायत मेंबर है। देश में एक कांग्रेस पार्टी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो अक्सर आप मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह से सुन सकते हैं, पंचायती राज एक्ट। इन माय ओपिनियन इट वाज रियली नाइस एंड इट इज नाइस। करप्शन तो हर जगह है, तो पंचायत में भी घुस गई और बात है। ये 73rd और 74th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भाई हम जो शासन है ना, सत्ता, उसका विकेंद्रीकरण करके, डिसेंट्रलाइजेशन करके हम उसको गांव में लेके जाएंगे। और ये 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें 370 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 73rd और 74th अमेंडमेंट हम अपने यहां लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये होगा तो जो विधायक के पास फंड है वो पंचायत के पास जाएगा और वो ये होने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने 73rd 74th अमेंडमेंट का भी विरोध किया। जो एक और विषय जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह डिलिमिटेशन हुआ है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया हुआ है वो इस प्रकार से बंटवारा किया कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें, 47 सीट उन्होंने रख दिया कश्मीर के लिए और 28 सीट जम्मू के लिए और 2-4 सीट लद्दाख के लिए, और उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन हम कभी नहीं करेंगे। हर जगह डिलिमिटेशन एक्ट जो अपनाया 2002 में, उसमें हर जगह डिलिमिटेशन हुआ कि कहीं आबादी बढ़ गई तो उसका एरिया छोटा किया गया, बड़ा किया, जैसे भी। लेकिन अभी भी वहां 47 का 47 सीट कश्मीर में है, जबकि जम्मू की आबादी तब से लेकर के आज तक करीब 60% अप हो गई, लद्दाख में बढ़ा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब डिलिमिटेशन एक्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो होगा, अगर आबादी के अनुपात पर डिलिमिटेशन हो गया तो जम्मू और लद्दाख कश्मीर पे डोमिनेट हो जाएंगे, और जिस दिन जम्मू और लद्दाख के लोग डोमिनेट हो गए तो वो जो सही है उसका डिसीजन होगा, और इस प्रकार की जितनी भी जो इश्यूज हैं उस इशू का निपटारा हो सकता है। तो उन्होंने कहा डिलिमिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये उन लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है जो लोग जम्मू और लद्दाख में आज रह रहे हैं। दूसरी बात, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें भी वो कहते कि नहीं, आपने जो बदलाव किया, आपने जो अमेंडमेंट किया, आपका हम नहीं होते। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप देखें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय पर हम ड्यूटी नहीं मानते, हमारे यहाँ लागू नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी विषय से अगर आप इस विषय को गहराई से अध्ययन करें तो आज के दिन में मेरी समझ से, और जो भी वहां के भी जो लोग हैं, कि अगर 370 का ठीक से डिस्कशन हुआ तो जो वहां के लोग हैं 6 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके, जो जिनके अंदर में एक पैन इस्लामिक आइडिया हो सकता है, जिनके अंदर में एक फ्यूडल मेंटालिटी हो सकता है कि हम शासन में हैं तो हम ही रहेंगे, उनको छोड़कर रेस्ट जम्मू एंड कश्मीर अगर सारी इंप्लीकेशन उन तक पहुंच गई, इसका फायदा और नुकसान का ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाया, तो मेरे हिसाब से आज आर्टिकल 370 में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और आर्टिकल 370 ये उनके खिलाफ जाएगा। जो लोग वहां चाह रहे हैं कि ये अभी वो वहां सैफुद्दीन सोज ने कहा है इररिवोकेबल और परमानेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो छोड़ के वो कह रहे हैं परमानेंट है, तो दैट मींस ही इज अब्यूजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं होती उसके खिलाफ, क्योंकि लोगों को पता नहीं, उनको लगता नहीं होगा भाई 370 पढ़ा तो नहीं मैंने, लेकिन हो सकता है ये इररिवोकेबल और परमानेंट हो। सैफुद्दीन सोज का 4 दिन पहले का आर्टिकल है कि ये इररिवोकेबल और परमानेंट है। तो इस प्रकार से हमारा हम लोगों का ये है कि इसको जहां जैसे जैसे लेके जाएं, लोगों को बताएं, कम से कम कई सारे बुकलेट हुए हैं जो हम लोगों को भेज रहे हैं, इससे लोगों तक पहुंचे कि विषय क्या है। दूसरा, एक दुबे जी के सेशन के बाद जब मैं पहुंचा था, एक विषय था, उसका मैं जवाब देना चाहता था कि यूएन में क्या पेंडिंग है। पहले तो उन्होंने बता दिया कि यूएन में कुछ पेंडिंग नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे जैसे 2 आदमी एक आदमी कोर्ट में चला जाता है और जज साहब से पहले बोल देता हमारा आउट ऑफ कोर्ट ओटीएस हो गया, सेटलमेंट,
तो जज साहब केस को उसी समय खारिज कर देते हैं। इस केस में वो हो चुका है। 1971 में हमारे पास सिविल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हमने क्लियरली लिख दिया है कि ये विषय भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, बायलैटरल इश्यूज है। तो प्लीज कोई बोलता है तो उसको भी समझाइए, और आपके मुंह से तो निकलना नहीं चाहिए कि यूएन में कुछ पेंडिंग भी है। पहले द्विवेदी ने बताया कि दो जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बताया कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, और मैंने बताया कि बायलैटरल एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान के बीच में 71 में शिमला एग्रीमेंट, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय इशू है, इट्स अ बायलैटरल इशू एंड यू बोथ विल डिसाइड। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि भारत सरकार कभी इसको यूएन में नहीं उठाती जब तक पाकिस्तान जाके कुछ से कुछ बोलने की उसकी आदत है। और अगर आप ठीक से उसको भी पढ़े तो भारत सरकार की सिक्योरिटी काउंसिल में गई थी कि हमारे ऊपर हमला है, इसलिए नहीं कोई डिस्प्यूट था। सो जितना हम इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंचाएंगे, तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन रहा है और इसके बारे में कि ये बहुत फायदेमंद है जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो ये इम्प्लीकेशन और इसका जेनेसिस के बारे में जितनी बात हम करेंगे, जितने आर्टिकल्स लिखे जाए जितने, तो हम लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। और मेरा मानना है कि जब सही तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन खत्म होगा तो इसका समाधान निकलेगा, और इसका समाधान मेरे हिसाब से बहुत जल्द निकलेगा। इस आशा के साथ मैं अपना जो स्पीच है उसको कंक्लूड करता हूँ। आज हमारे बीच में एक न्यायमूर्ति जी पधारे हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जज साहब श्री बैठन, उनको कुछ बातें आपके सामने पेश करनी है, तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आप हमारे सामने आके जो भी आपको कहना है कह दीजिए। मुझे स्टेज पर सुनने दिया उसको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मेरे साथ उपस्थित स्टेज पर होने वाले माननीय पंडित जी, दुबे जी, आज हमने बहुत बड़ा अमृत किया है। दुबे जी ने हमको कोर्ट में होते हुए भी 370 हम निगलेक्ट कर दिए। क्या करने का है, क्या करने का है, क्या कंसर्न है उसका, इट इज नॉट कमिंग इन द लेबर लॉ कन्वेंस। फिर भी हमने जो निगलेक्ट किया था वो उन्होंने हमारी जागृति हो गई कि आज कुछ है। दूसरा सवाल ऐसा है कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, ये जो भाग है उसमें हमको सिर्फ जम्मू कश्मीर मोड़ में, लेह लद्दाख 80% लोगों को लेह लद्दाख भारत का भाग है ये मालूम नहीं। आपको किसको, अभी हम सब गाँव के लोग हैं, लेकिन आप अगर कोई स्कूल में जाएंगे, कोई बच्चों को या टीचर को पूछेंगे तो उसको मालूम नहीं लेह लद्दाख इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जे एंड इंडिया। अभी लेह क्या है, मैं 15 दिन ये देखने के लिए मेरे कुछ वकील मित्र और कुछ जजेस हम लेह में गए थे। हम यहाँ से पहले गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ तक 45 उल्टा था, और जब हम वहाँ से लेह में गए कुल्लू मनाली में टेम्परेचर 4-5, यानी 45 से 4-5 तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद में हम लेह गए। ये जो पीरियड है लेह जाने का, ये जुलाई से शुरू होता है, जून 10 से सितंबर एंड तक। उसके बाद में 8 महीने ये एरिया पूरा बंद होता है। सॉरी आपको मैं किसी में 8 फीट तक बर्फ वहाँ गिरता है, और वहाँ के जो कुटुंब है वो या दिल्ली में जाते हैं या चंडीगढ़ में जाते हैं। मैं वहाँ कुटुंब में के साथ रहा, हमको होटल मिले थे, लेकिन मेरा साथी बोला कि उनको पैसे देके उनके साथ मैंने उनका जीवन मन क्या है ये हम सोचेंगे। वहाँ 1980 में अडवाणी ने रास्ते बनाए और पहली पूजा सिंधु की सिंधु नदी अगर आपने देखी नहीं तो अवश्य देखो, 7 प्रवाह उसको है, और वहाँ हर जुलाई में सिंधु की पूजा होती है, बहुत अच्छी पूजा होती है। अभी शुरू हो गया ये प्रोग्राम 2 साल पहले, वहाँ पूरा पेंडल रहता है और कलाकार होते हैं। इस तरह से जो लड़ाई के लोग हैं उनको अपना प्रदर्शन करने का, नाटक दिखाने का या कला करने का संधि इंडिया गवर्नमेंट ने दिया। मैं किस राजकीय किससे बात नहीं करता हूँ या उसके लिए आया नहीं हूँ, लेकिन अडवाणी ने जो काम किया वो आज तक लेह लद्दाख में किसने भी किया नहीं। हमको सिर्फ श्रीनगर तक जाते थे,
चलो तो आप भी हमको लेह में जाने के लिए परमिशन में मालूम नहीं कैसा जाने का। लोग जाते थे शंकर भगवान के दर्शन को बेलतक में, लेकिन घोड़े पे जाने का, घोड़े पे आने का। फिर अडवाणी ने लेह को विमानतल बनाया और वहाँ फ्लाइट शुरू किया, श्रीनगर टू लेह, और मोटरेबल रोड शुरू किया। आपको मालूम नहीं, लेह लद्दाख जो एरिया है वर्ल्ड में सुपर एरिया है। लखनदेव जी थोड़ा धन्यवाद आपका। इसके बाद मॉडर्न महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर खरात यहाँ उपस्थित है। मैं बेंद्रे सर को विनंती करता हूँ कि आप उनको पुष्प दे के उनका स्वागत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर खरात थोड़े ही समय में आपके सामने आपके विचार प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष जी एडवोकेट श्री एमपी बेंद्रे अपने विचार आपके सामने रखेंगे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आमच्या प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट दादासाहेब बेंद्रे, या संपूर्ण दिवसभराच्या चर्चासत्रामध्ये आपल्याशी ज्यांनी संवाद साधला, डी.के. दुबेजी, राजीव पांडेजी, त्याचबरोबर इथं उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय जजेस, प्रॅक्टिसिंग लॉयर्स, स्टुडंट्स, टीचर्स, या एकदिवसीय कार्यशाळेचा प्रस्ताव हा नंदूभाऊंनी जेव्हा घेऊन आले तेव्हा मला प्रथमतः खूप आनंद वाटला। मुख्य कारण असं आहे की आमच्या महाविद्यालयामध्ये सर नॉर्थ ईस्टचे स्टुडंट खूप आहेत। वी आर ऑलवेज ट्राय टू अकोमोडेट देम आणि त्यांना जास्तीत जास्त हाऊ वी कॅन फॅसिलिटेट देम सो दॅट दे स्टे अँड स्टडी विल बिकम कम्फर्टेबल इन द पुणे। त्यासाठी खरं तर आम्ही खूप सातत्याने प्रयत्न करत असतो। आणि मग नंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की इवन देर आर सम ऑर्गनायझेशन हू लुक आफ्टर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अँड द स्टुडंट्स ऑल्सो, and in association with them now we have very good collaboration. आणि त्याच धर्तीवर आपल्या पुणे शहरामध्ये जम्मू अँड काश्मीर स्टडी सेंटर यांची अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी चालली आहे, याचा ऐकून खूप आनंद वाटला। आणि स्वतः खेडीकर सर 2-3 वेळा आले, चर्चाही झाली। आम्हाला स्वतःला अशा प्रकारचा हा चर्चासत्र या महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्याची संधी मिळते ही आमच्या दृष्टिकोनातून खूप भाग्याची बाब आहे असं मला वाटतं। आणि प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी ही स्वतः अशा अकॅडमिक डिस्कशनला नेहमीच सपोर्ट करत असते। आमच्या संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर एकबोटे सर हे नेहमी म्हणत असतात की आपण प्रोग्रेसिव्ह आणि मॉडर्न असे दोन्ही पद्धतीनं समाजामध्ये प्रतिनिधित्व करत असतो। आणि त्याच अनुषंगाने खरं तर मला असं वाटतं की आजची चर्चा ही खूप वेगळ्या आणि चांगल्या पद्धतीची झाली। त्याच्यावर जज साहेबांनी सांगितलं की आर्टिकल 370च्या बाबतीत ब्रीफली की आपण त्याविषयी कितपत भाष्य करायचं, त्याविषयी कितपत स्टडी करायची। सर, इवन आय एम अ स्टुडंट ऑफ लॉ, आय डिड माय LLB, बट द सेम लाईक की 370 विषय फारसा आपल्याला बारकाईने करण्यापेक्षा कॉन्स्टिट्यूशनचा पेपर आपण बाकीच्या विषयात जरा अभ्यास करून सोडवूया। पण हे सत्य आहे की इट्स ट्रू दॅट 370 आर्टिकल्स विषयी फारसा गांभीर्याने खरं तर चर्चा होत नाही। मला असं वाटतं की आजची चर्चा ही खूप चांगली फ्रुटफुल झाली। पण ॲट द सेम टाइम मी खरं तर खूप लेट जॉईन झालो, आय वॉज बिझी विथ सम ॲक्टिव्हिटी रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी। पण मला असं वाटतं की आजची चर्चा ही पुन्हा अजून याच्यावर खरं तर खूप चर्चा झाली पाहिजे, विचार मंथन झालं पाहिजे आणि खूप लोकांच्या पर्यंत हा विषय गेला पाहिजे। आणि इथून पुढे मी खेडीकर सरांना विनंती करेन की अजून इथून पुढे आपल्याला अशा पद्धतीच्या जर चर्चा घडवायची असतील, ऍक्टिव्हिटी करायची असतील तर आपलं महाविद्यालय, आमची प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी हे नेहमी तुमच्या बरोबर असेल आणि आपण अशा पद्धतीच्या नेहमी ऍक्टिव्हिटीज करूया। आपण या महाविद्यालयामध्ये आपण सर्वजण आला, दिवसभराचा चर्चासत्रात सहभागी झाला, महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपलं मनपूर्वक असं स्वागत करतो आणि सर्वांचे आभारही मानतो। धन्यवाद। नंतर या सत्राचे आजचे अध्यक्ष एडव्होकेट श्री एमपी बेंद्रे।
आपल्या या आपण त्या कार्यशाळा म्हणूया, कार्यशाळेची आपण शेवटात करता आलेलो आहोत. आज या ठिकाणी 2 अत्यंत उत्कृष्ट अशा प्रकारचे विचार मांडण्यात आले. ॲडव्होकेट दुबे, ॲडव्होकेट राजेश पांडे या दोघांनी आर्टिकल 370 त्याच्याबद्दलचे अत्यंत तपशीलवार माहिती सांगितली. श्री दुबे यांनी जी माहिती सांगितली की या आर्टिकल 370 त्याची काय पार्श्वभूमी आहे आणि नंतर प्रत्यक्ष आर्टिकल 370 काय आहे. ॲडव्होकेट राजेश पांडे यांनी सांगितलं की आर्टिकल 370 जे आहे तर त्याचे काय दुष्परिणाम आहेत, त्याचा काश्मीरवर काय परिणाम होतो,